Welcome back, student. Today we'll start with the topic Coulomb law. So far, we have learnt about charge, definition of charge, properties of charge, various properties of charge. So today we'll start with Coulomb law. अभी तक हमने चार्ज का डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ा. अब कूलम लॉ जो कि फोर्स के बारे में बताता है. कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस. कूलम लॉ. It states as force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of straight line distance between their centers. फॉर एग्जाम्पल, आपने Q1 Q2 दो चार्ज लिए. तो जैसे मैंने थ्योरी में लिखा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मींस जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा दोनों का, उतना ही ज्यादा फोर्स होगी. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, फोर्स कम होती चली जाएगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. फोर्स डिस्टेंस से रिड्यूस होगी और प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऑन कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, whenever we remove this proportionality sign, we remove it by a constant. यहाँ पे उस कांस्टेंट का नाम आ जाएगा k इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और k को हम यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं. k इज नोन एज कूलम्ब कांस्टेंट. आप नोटबुक लेके बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड में जो इसमें लिख नहीं रहा वो आप उसको जरूर नोट करें, क्योंकि इसका इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब आप इन्वॉल्व होंगे सामने, नोटबुक और पेन लेके आप बैठे. बहुत सारी बातें मैं इसमें लिखूंगा नहीं जानबूझ के, वो आपको जैसे मैं वर्बल बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है. के की वैल्यू जो है, सीजीएस सिस्टम में हम 1 लेके चलते हैं. सीजीएस दैट यू नो वेरी वेल, सीजीएस सिस्टम जो 11th में पढ़ चुके हैं हम. सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू 1 लेते हैं. इन एसआई सिस्टम के को हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज आ गई इसमें. सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. What is epsilon naught here? What is epsilon naught? Epsilon naught is known as permittivity. बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल
कितना अपोजिशन ऑफर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उसको हम दूसरे वर्ड में वो बोल सकते हैं कि कितना कोई एटम या मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होता है जब हम उसको किसी फील्ड में रखते हैं। अब डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है कि जब उस कल भी हमने जिक्र किया था पोलराइजेशन, कितना शिफ्ट होता है उसमें। तो इस परमिटिविटी वर्ड का मतलब वो है परमिटिविटी, कितना ये अपोजिशन ऑफर करता है कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर per Newton per meter square. It's a dimensional constant. Epsilon naught is universal value, fix है इसकी वैल्यू, एंड डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशंस आप दे सकते हो, और फेराड पर मीटर भी लिख सकते हो। अभी फेराड पर मीटर ये कैसे आया है वो भी हम प्रूव करेंगे इसको लेटर डिटेल में। एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो जब हम लगा देते तो नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट relative permittivity only. Epsilon naught is permittivity of vacuum. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फैराड मीटर पर मीटर, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम वैक्यूम में रखते हैं दो चार्जेस को तो ये फार्मूला बन जाता है। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, इफ चार्जेस आर placed in a medium, in a medium, तो वही आपके पास फार्मूला, ये हम वैक्यूम के लिए एफ वी सफिक्स लगा देते हैं ऐसे, मीडियम में हम एफ एम लगा देंगे, और एप्सिलॉन नॉट के बजाय हम एप्सिलॉन बोल देंगे। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जनरली क्या होता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की नहीं दी हुई, आपकी बुक में जो है जितना भी टेबल दे रखी है उसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं दे रखी है, वो रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, उसका दूसरा नाम हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम एप्सिलॉन आर से लिख लेते हैं। वो रेशो दे रखा है, जनरली दिस रेशो इज ग्रेटर देन 1। हर मीडियम की जो है जितना ज्यादा उसकी परमिटिविटी होगी और रेशो उसका 1 से ज्यादा आएगा एप्सिलॉन आर। तो आपकी पूरी किसी भी बुक में एक्चुअल में रिलेटिव वर्ड दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। तो अब ये आपको सामने फार्मूला है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहीं से कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन की जगह। तो ये फार्मूला जो पूरा कंप्लीट कूलम लॉ का फार्मूला बनता है वो ये पूरा फॉर्म ये बनती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पूरा फार्मूला ये बन जाता है। अगर हम वैक्यूम में लेते तो एप्सिलॉन आर को 1 ले लेते हैं, और आपको बुक में टेबल पे देखोगे तो इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग की दे रखी है। माइका की हो गया या कोई और भी कोई मीडियम, जैसे वाटर में हम डायलेक्ट्रिक लेते हैं तो 81 या 80 दे रखा होगा, कंडक्टर का लेते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है डायलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आपसे दो चार क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, इज परमिटिविटी डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ये डायमेंशंस हैं इसकी। इज रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो जो क्वेश्चन इस पे बनेंगे बेटे हम वो डिस्कस कर रहे हैं।
इस आर्टिकल पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बार आते हैं, सीबीएसई में भी बहुत बार आते हैं, मतलब वेरियस बोर्ड्स में भी आते हैं क्वेश्चन। इज रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनल और डायमेंशनलेस कांस्टेंट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। एक और डेफिनेशन बनेगी यहाँ से, एफएम और एफबी भी आ जाएगा, वो भी मैं भी साथ के साथ बताऊंगा। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, दो क्वेश्चन आप याद रखोगे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, दो अलग अलग बातें हैं। रिलेटिव वर्ड जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ आएगा वो सारी डायमेंशनलेस होंगी एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वर्ड जनरली रेशो के लिए आता है, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ के। रिलेटिव वेलोसिटी में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी या वी ए प्लस वी बी लिखते हैं, लेकिन बाकी हर जगह रिलेटिव एरर, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब में रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेटिव वर्ड आएगा एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी वो डायमेंशनलेस होगा बिकॉज दैट विल बी द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो यहाँ तक जो थ्योरी था वो हमने मैथमेटिकल ऐसे लिखा। ये सिंपल एक फार्मूला, खाली वैक्यूम की बात करते हैं तो ये आ जाएगा, और मीडियम की बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी जनरली नहीं गिवन होती, तो रेशो गिवन होता है, एप्सिलॉन आर हम यहाँ से लेते हैं। तो एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन, इसके बाद हम करेंगे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात, क्योंकि यहाँ से दो डेफिनेशन आ जाएंगी रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की। डायलैक्ट्रिक वर्ड बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, कल भी हम, इंसुलेटर या डायलैक्ट्रिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ट्रांसफर चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं, बट दे डोंट कंडक्ट। पेपर हुआ, ग्लास हुआ, एबोनाइट। अब यहाँ पे और कितने बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चन इस छोटे से आर्टिकल में। और एक तो ये बता ही दिया, परमिटिविटी का कांस्टेंट का बताया, रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनलेस है ये बताया, और इसी में से आप Q1 Q2 ग्रेड, मैथमेटिकली Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन्स कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, या तो दोनों नेगेटिव हैं Q1 Q2, या दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव हैं और दोनों पॉजिटिव, तो कौन सी फोर्स होगी उनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स को मैथमेटिकली लिखना हो, रिपल्सिव फोर्स को मैथमेटिकली लिखना हो तो आप Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। ऐसे ही Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0, इधर Q1 इज नेगेटिव और Q2 इज नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव में आंसर आया, लेस देन 0 का। तो ये मैथमेटिकली किसको शो कर रहा है, Q1 Q2 अट्रैक्टिव फोर्स को, किसको शो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को। जैसे मैंने कहा था आप नोटबुक लेके बैठे हो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, अब आप ही लिखेंगे सारे क्वेश्चन। ये सामने आर्टिकल लिखा हुआ है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये तो सिंपल फार्मूला हो, तो न्यूमेरिकल हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, तो हम इस फार्मूले पे बहुत सारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, पहला ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके बारे में आएगा, परमिटिविटी के बारे में। इज इट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट? यस, वैक्यूम की जो परमिटिविटी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही होगी, लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफरेंट, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट रहेगी। कहीं पे भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं दे रखी आगे आपको बुक में, तो रिलेटिव दे रखा है। रिलेटिव का मतलब उसको कंपेयर कर रखा है वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ, तो हम एप्सिलॉन ना लिख के एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके एप्सिलॉन की वैल्यू ये, तो पूरा फार्मूला ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल में इसको भी कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट फार्मूला ये बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, आप नोट करेंगे सारा, कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नोट कर लिया होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, दो डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी की यहां से आ गई। दो डेफिनेशन कौन कौन सी आ गई, पहली डेफिनेशन आप ये अपने आप नोट करेंगे, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। पहली डेफिनेशन,
It is the relative permittivity is defined as ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. Permittivity of medium to the permittivity of free space. दूसरी डेफिनेशन देखिए यहां से बन गई, इन दो से बन गई दूसरी डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी की ये आ गई। अगर हम इसको एफ वी बाई एफ एम कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास एप्सिलॉन आर, एक डेफिनेशन ये आ गई। रिलेटिव परमिटिविटी or dielectric constant is defined as the ratio of force between the two charges placed in vacuum to the force between the similar charges placed at the same distance in a medium. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, dielectric constant or relative permittivity of a medium is defined as the ratio of force between the two charges placed at a distance in vacuum to the force between the similar charges placed in a medium at the same distance. तो दो डेफिनेशन आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहां से की है। तो एक तो बता दिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, फिर दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लिखो, इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी a universal constant? Answer: no. Dielectric constant or relative permittivity is a medium dependent constant. तो जो मैंने सामने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछे हैं, ये बोर्ड में आए हुए हैं आपके पास। इस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे एफ पी अपॉन एफ एन एप्सिलॉन आर। इस पे कैसे बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं? If force between the two charges placed in vacuum, if force between the two charges placed in vacuum be F Newton, on shifting these charges from vacuum to a medium, their force reduces to F by 3 Newton. What is dielectric constant of the medium? Repeat कर रहा हूं मैं, force between the two charges placed in vacuum be F Newton. On shifting these charges from vacuum to the medium, their force reduces to F by 3 Newton. What is the dielectric constant of the medium? तो मैंने वैक्यूम में तो F न्यूटन बता दी थी आपको, और मीडियम में कितनी बताई? F by 3 हो गई। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? F अपॉन F by 3 मीन्स 3। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन, ये सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, वो इस तरीके से इस आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा कंसेप्ट आपका क्या क्लियर हुआ ये आर्टिकल देख के? दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीडियम में तो कितना रिड्यूस हो जाएगी? एफ बी बाई आर। यहां से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में मैक्सिमम होगी, किसी मीडियम में इट विल रिड्यूस बाय 1/εr टाइम्स। मीडियम में फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपके पास डेरिवेशन कूलम लॉ की आती है, ये इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं।
रिपल्सिव फोर्स को Q1 Q2 मैथमेटिकली लिखना हो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अट्रैक्टिव फोर्स को मैथमेटिकली लिखना हो Q1 Q2 लेस देन 0। और इस आर्टिकल में सामने जो जो पॉइंट आए, परमिटिविटी वर्ड वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। जब भी आप मेरे इस क्लास में जब भी आप बैठें तो हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठें। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर करें। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई लेक्चर का कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं। तो अब हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे हम करेंगे। तो एक मेरा पूरा लेक्चर अब इसके न्यूमेरिकल के लिए ही रहेगा, कूलम लॉ के न्यूमेरिकल के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।